नमस्कार। आप सभी ने अध्याय 12 में भाग 2 पढ़ लिया। भाग 2 में आपने सुनहरे चावल, फ्लावर सेवर टमाटर, आरएनएआई तकनीक के बारे में पढ़ा। अब हम भाग 3 में उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि चिकित्सा में किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी उपयोगी होता है। टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे भाग 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि बीटी टॉक्सिन बनाने वाले जीन को क्या कहते हैं और कितने प्रकार का होता है। तो बीटी टॉक्सिन बनाने वाले जीन को क्राई जीन कहते हैं, जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस जीवाणु से प्राप्त होता है। इसके 3 प्रकार जो प्राप्त हैं, क्राई फर्स्ट AB, क्राई सेकंड AB और क्राई फर्स्ट AC। दूसरा आपसे क्वेश्चन किया गया था कि कपास में लगने वाले कीड़े बॉलवर्म यानी मूल कृमि को नष्ट करने के लिए कौन सा जीन प्रयोग किया जाता है। तो इसको नष्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्राई सेकंड AB और क्राई फर्स्ट AC। तीसरा क्वेश्चन किया गया था कि मक्का छेदक यानी कॉर्न बोरर को नष्ट करने के लिए कौन से जीन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्राई फर्स्ट AB। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस में टॉक्सिन का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। तो चूंकि यह टॉक्सिन यानी बीटी टॉक्सिन जीवाणु में बैसिलस थुरिनजेनेसिस में निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि देसी टमाटर या सामान्य टमाटर पकने पर पिलपिले या ढीले क्यों पड़ जाते हैं। इसका कारण है कि पकने पर इनमें एक एंजाइम का निर्माण होता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टुरोनेज। इस एंजाइम के बनने के कारण फल में कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित पैक्टिन घुल जाती है, जिससे फल मुलायम व पिलपिले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि फ्लावर सेवर टमाटर की विशेषता क्या है। तो फ्लावर सेवर टमाटर की विशेषता यही है कि इनमें ऐसे जीन का समावेश किया गया जो पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम को बनने नहीं देता, और इस प्रकार से टमाटर का फल पकने के बाद भी काफ़ी समय तक टाइट बना रहता है, मुलायम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि जीन साइलेंसिंग तकनीक किसे कहते हैं। तो जीन साइलेंसिंग आरएनएआई तकनीक का प्रयोग करके किसी भी जीन को, अवांछित या हानिकारक जीन को साइलेंट कर देना, यानी उनसे किसी भी प्रोटीन का उत्पादन करना बंद कर देना, जीन साइलेंसिंग तकनीक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि लास्ट क्वेश्चन था, आरएनएआई तकनीक के द्वारा जब पादप में डबल स्टैंडर्ड आरएनए का निर्माण कराया जाता है तो पादप के आरएनएआई मशीनरी में उपस्थित कौन सा एंजाइम आरएनए यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए यानी DS आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो इसका आंसर होगा आरएनएज थर्ड एंजाइम। बस इतने क्वेश्चंस किए गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं हम भाग 3 के टॉपिक पर, जो कि है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। पुनर्योगज DNA तकनीक का प्रयोग बहुत सारे चिकित्सीय औषधियों के उत्पादन में किया जाता है। इसके 2 प्रमुख लाभ हैं। पहला लाभ ये कि अत्यधिक प्रभावी हैं। दूसरा, इनसे किसी भी प्रकार का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, यानी कोई भी प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता इन विधियों से बनाए गए चिकित्सीय औषधियों का। तीसरा एक और इनका लाभ है कि इनसे उत्पादित जो औषधियां हैं उन्हें हम काफ़ी अधिक मात्रा में बना सकते हैं। यानी पुनर्योगज DNA तकनीक की विभिन्न विधियों ने स्वास्थ्य सुरक्षा पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। क्यों? क्योंकि इनसे उत्पन्न सुरक्षित व अधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन
अधिक मात्रा में संभव है तथा इन औषधियों का कोई भी अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। यानी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अब तक अगर देखें तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व में कुल 30 प्रकार की चिकित्सीय औषधियों को स्वीकृत किया गया है। यानी वर्तमान में 30 चिकित्सीय औषधियों जिनका निर्माण पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा किया गया है, स्वीकृत किए गए हैं, स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से जिनमें से 12 भारत में भी स्वीकृत हैं। स्वीकृत हैं, ठीक है। यानी अभी तक पुनर्योगज डीएनए तकनीक के माध्यम से कुल 30 प्रकार की औषधियां विश्व में स्वीकृत की गई हैं, जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई हैं। उनमें से 12 भारत में भी स्वीकृत किए गए और यूज में लाए गए हैं। अब इनमें आप सबको पढ़ना है आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन के बारे में। आनुवंशिकता इंसुलिन के बारे में, निर्मित, आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन, यानी इंसुलिन के निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया गया? आरडीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसके बारे में आपको अध्याय 11 में भी बताया गया है कि इंसुलिन का निर्माण पुनर्योगज डीएनए तकनीक के माध्यम से किस प्रकार से किया जाता है। डिटेल आपको बताया गया अध्याय 11 में। यहाँ पर सिर्फ समझना है, क्योंकि हमें पढ़ना है चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी क्या उपयोग है। तो उपयोग आपको पहला मिल गया, इंसुलिन का निर्माण किया गया, इंसुलिन का निर्माण रोगी में किया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किन रोगी में इंसुलिन का हम प्रयोग करते हैं। तो वयस्क में होने वाले रोग, वयस्क किसे कहते हैं? वे जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है, उन्हें हम वयस्क यानी एडल्ट्स कहते हैं। तो वयस्कों में होने वाला एक रोग जिसे हम कहते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज। डायबिटीज रोग को के उपचार में हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज रोग क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। अब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक कब होती है? जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पचने के बाद वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। अन्य पदार्थों में भी परिवर्तित होता है, लेकिन ग्लूकोज यहाँ पर हम बता रहे हैं, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है इसलिए। तो भोजन पाचन के बाद ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज रक्त में जाता है, रक्त से विभिन्न कोशिकाओं में पहुँचता रहता है, जैसी जैसी कोशिकाओं को उपयोग होती रहती है, क्योंकि ग्लूकोज के जारल से यानी ऑक्सीडेशन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके बारे में आपको बताया था। इसकी जो फार्मूला होता है वो है C6H12O6 + 6O2 गिव्स 6CO2 + 6H2O + 673 किलो कैलोरी एनर्जी, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन वयस्क में होता क्या है कि मैंने बताया ना कि रक्त में, पहले हम वयस्क की बात न करें, पहले हम सामान्य व्यक्ति की बात करें। सामान्य व्यक्ति में क्या होता है कि रक्त में जो ग्लूकोज होता है वो जैसे जैसे ऊर्जा की आवश्यकता है वो जारल होता रहता है, ख़त्म होता रहता है ग्लूकोज। लेकिन आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज अगर रक्त में है तो ये ग्लूकोज के रूप में रक्त में होना सही नहीं होता। तो यानी ग्लूकोज को किसी और फॉर्म में परिवर्तित होना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया कि रक्त में ग्लूकोज अधिक मात्रा में ना हो, इसके लिए क्या किया
कि मनुष्य में एक ग्रंथि जिसका नाम है अग्न्याशय। अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, और लैंगरहैंस की द्वीपिका क्या है? कोशिकाओं का समूह है। इसमें दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक होता है बीटा सेल्स और दूसरा होता है अल्फा सेल। बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है इंसुलिन हार्मोन, और अल्फा सेल से सिक्रीट होता है ग्लूकागॉन हार्मोन। आवश्यकता से अधिक रक्त में ग्लूकोज है तो क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है जो अग्न्याशय से स्रावित होता है? ये इंसुलिन आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और ग्लाइकोजन हमारे वसीय ऊतक में संचित होती रहती हैं। इस प्रकार से ग्लूकोज का स्तर रक्त में कम हो जाता है। समझ में आ रहा? क्योंकि रक्त में ग्लूकोज अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए भगवान ने इंसुलिन दे रखा है हमारे शरीर में। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और ग्लाइकोजन हमारे त्वचा के वसीय ऊतक में संचित होता रहता है। इस प्रकार से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित बनी रहती है। कुछ लोगों में वयस्क होने के बाद इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए और कुछ है नहीं। तो इंसुलिन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी रोग को कहते हैं मधुमेह यानी डायबिटीज़। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को ही मधुमेह यानी डायबिटीज़ कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को क्या कहते हैं? रक्त शर्करा, इसलिए कहते हैं शुगर बढ़ गया है, शुगर हो गया इनको, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? 120 मिलीग्राम नॉर्मल, सामान्य वैल्यू ये होती है। 100 मिली ब्लड में 100 ml ब्लड में, रक्त में 120 मिलीग्राम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो कहते हैं कि शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। तो इससे ज़्यादा होने का मतलब कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो रहा, यानी इंसुलिन की कमी हो गई है। तो अब इस रोग को हम मधुमेह रोग कहते हैं, डायबिटीज़ रोग कहते हैं। अब इस रोग से निपटा कैसे जाए? या तो हम बाहर से इंसुलिन दे दें, उस रोगी में बाहर से इंसुलिन दे दें। तो बाहर से इंसुलिन हम कहाँ से लाएंगे? जो मनुष्य की इंसुलिन से मैच करता हो, मिला हमें सूअर से। सूअर के अग्न्याशय से हम इंसुलिन निकालने लगे, और इसे निकालकर मनुष्य में, जिन्हें मधुमेह रोगी में क्या करने लगे? प्रवेश कराने लगे, सुई के माध्यम से इंजेक्ट कराने लगे। इंसुलिन का सुई लगता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि दूसरे जानवर से लिया गया है, मनुष्य का तो है नहीं। तो इससे उन लोगों में प्रतिरक्षात्मक प्रभाव पड़ने लगा, यानी इनमें एलर्जी होने लगा, एलर्जी उत्पन्न होने लगा, और भी बहुत सारे प्रभाव पड़ने लगे। तो ये सही तरीका नहीं था। तो बात आई कि हम क्या करें कि इंसुलिन का प्रोडक्शन हम करें, उत्पादन कैसे करें। फिर आया दिमाग में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। तो अब हमें क्या चाहिए इंसुलिन बनाने के लिए? इंसुलिन बनाने के लिए हमें जीन चाहिए जो इंसुलिन को बनाता है, क्योंकि इंसुलिन इज ए हार्मोन एंड हार्मोन इज आल्सो प्रोटीन। और प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? एमआरएनए। एमआरएनए का फॉर्मेशन कौन करता है? डीएनए। डीएनए पे जीन पाए जाते हैं, यानी डीएनए पर वो स्पेसिफिक जीन होता है जो इंसुलिन को बनाता है। हमें बस ढूंढना है कि वो डीएनए पर कौन सा जीन है जो इंसुलिन को बनाता है। हमने ढूंढ भी लिया, मनुष्य के अग्न्याशय की कोशिका से हम इंसुलिन बनाने वाले जीन को ढूंढ लिए, ठीक। और फिर हम इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगे। उस जीन को निकाल कर हमने इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया, और उस बैक्टीरिया में अब इंसुलिन का स्रावण होने लगा, और उस बैक्टीरिया से हम काफ़ी अधिक मात्रा में इंसुलिन बना सकते हैं। यही है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। अब आगे बढ़ने से पहले हम इंसुलिन की संरचना को देखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई इंसुलिन का प्रयोग क्या है। अब हम पढ़ेंगे इंसुलिन की संरचना के बारे में थोड़ा सा। इंसुलिन की संरचना। इंसुलिन की संरचना में दो संरचना होती है। एक होता है परिपक्व हार्मोन यानी मैच्योर हार्मोन, और दूसरा होता है प्रो हार्मोन। इंसुलिन के दो रूप, यानी परिपक्व होने से पहले प्रो हार्मोन बनता है, परिपक्व होने से पहले प्रो हार्मोन बनता है। अगर आप परिपक्व हार्मोन की संरचना देखेंगे, परिपक्व इंसुलिन हार्मोन की संरचना देखेंगे, तो इसमें सिर्फ दो चेन होते हैं, ए एंड बी चेन। लेकिन अगर आप प्रो हार्मोन को देखेंगे तो इसमें एक और चेन होता है, ए बी एंड सी चेन होता है। आइए संरचना देखते हैं। पहले हम प्रो हार्मोन की संरचना देखेंगे। प्रो हार्मोन,
इसमें पहले सी चेन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30। ये हो गया चेन सी। देखिए ध्यान से सुनिए, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है, और हार्मोन क्या होते हैं प्रकृति में? प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो गोले हैं, ये सब एक एक अमीनो अम्ल है। ये एक अमीनो अम्ल है, दूसरा अमीनो अम्ल ये है, तीसरा अमीनो अम्ल है, यानी सभी क्या है? अमीनो अम्ल से मिलकर बने। चेन सी कुल 30 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, 30 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अब इससे जुड़ा होता है श्रृंखला ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये हो गया चेन ए, जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक, अब आता है बी चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30। ये हो गया चेन बी, जो कि कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? 30 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ये सब बातें याद रखने वाली होती हैं। अब चेन ए और चेन बी एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अभी हम बता दें कि डाइसल्फाइड की संख्या पर अभी बिल्कुल भी मत जाइएगा कि कौन से अमीनो एसिड से जुड़े हुए हैं। अभी हम परिपक्व वाली संरचना में आपको बताएंगे। फिलहाल आपको अभी यही समझना है कि ये इंसुलिन की प्रो हार्मोन है, यानी अभी परिपक्व नहीं हुआ है। प्रो हार्मोन मैंने बताया ना, प्रो हार्मोन में 3 चेन होते हैं, ए बी और सी, लेकिन परिपक्व हार्मोन में 2 चेन होता है, ए और बी। यहाँ पर प्रो हार्मोन है। प्रो हार्मोन अभी कार्य नहीं करता, निष्क्रिय रूप में है। एक्टिव तब होता है जब ये परिपक्व हो जाता है, जब इसमें 2 चेन बचे होते हैं। यानी चेन सी, चेन ए और चेन बी ये प्रो हार्मोन में पाए जाते हैं। आपको अभी यहाँ रखना है कि चेन सी में लगभग 30 अमीनो अम्ल, चेन ए में 20 अमीनो अम्ल, चेन बी में 30 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। टोटल प्रो हार्मोन में कुल 81 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, प्रो हार्मोन में कितने अमीनो अम्ल? 81। अब ए और बी एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिपक्व रूप। इसका हम परिपक्व संरचना देखेंगे, इंसुलिन की परिपक्व संरचना। परिपक्व होने से पहले प्रो हार्मोन के रूप में होता है। परिपक्व में क्या होता है? चेन सी क्या हो जाता है? निकल जाता है, रिमूव्ड, निकल जाता है। यानी ये जो चेन सी है ये यहाँ से हट जाएगा। अब आएगा 2 चेन सी बचेंगे, ए और बी। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30। ये हो गया चेन ए, जिसमें कितने हैं अमीनो अम्ल? 21 अमीनो अम्ल। ये हो गया चेन बी, जिसमें कितने हैं? 30 अमीनो अम्ल। ये बताया आपको। तो प्रो हार्मोन से परिपक्व हार्मोन में सिर्फ 2 चेन रह जाते हैं, 2 श्रृंखला ए और बी। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी है कि ये दोनों चेन आपस में किससे जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड किस किस अमीनो अम्ल पर होते हैं ये ध्यान रखना है। तो अगर इसका हम टर्मिनल मान लें NH3 और इसका ये COOH कार्बोक्सिल, इसका भी NH3, इसका COOH। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7। 7वें चेन ए के, श्रृंखला ए के 7वें अमीनो अम्ल से चेन बी का 7वां अमीनो अम्ल डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। चेन ए का 20वां अमीनो अम्ल
चेन बी के 19वें अमीनो अम्ल से जुड़ा होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, गलत तो नहीं हुआ? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। बस ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड इंसुलिन, यानी ये परिपक्व इंसुलिन की संरचना है। परिपक्व इंसुलिन में 2 श्रृंखला होती हैं, ए और बी। ए और बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा इस प्रकार से जुड़ी होती हैं, ठीक। तो मानव में, या कह सकते हैं मानव सहित समस्त स्तनधारी में जो इंसुलिन बनता है वो प्रो हार्मोन के रूप में होता है। अब बाद में धीरे धीरे ये परिपक्व होता है और फिर परिपक्व इंसुलिन इस प्रकार से अपना कार्य करती, सक्रिय रूप यही होता है इंसुलिन की। समस्या ये थी कि अब हम मान लो कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक से हम इंसुलिन बनाना चाहते हैं, लेकिन हम निकालेंगे मनुष्य के पैनक्रियास से जीन। मनुष्य के पैनक्रियास से जो जीन निकल रहा वो तो प्रो हार्मोन बनाएगा ना। प्रो हार्मोन को कोई कार्य नहीं है, हमें परिपक्व हार्मोन चाहिए। हम क्या करें कि सी चेन ना बने? तो इसके लिए सबसे पहले एक कंपनी 1983 में एली लिली कंपनी ने डीएनए के 2 अनुक्रम तैयार किया। 2 अनुक्रम तैयार किए जो इंसुलिन की ए व बी श्रृंखला बनाती है। अब हमने क्या किया, डीएनए पुनर्योगज डीएनए तकनीक के माध्यम से इन दोनों डीएनए से अलग अलग ए श्रृंखला और बी श्रृंखला तैयार किया। अभी हम कैसे करेंगे, उस डीएनए के अनुक्रम को हम इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेंगे, इकोलाई बैक्टीरिया में वो श्रृंखला बनने लगेगी। अब इन दोनों श्रृंखलाओं को निकाल कर हम डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देते हैं, और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हो गया, परिपक्व इंसुलिन प्राप्त हो गया। अब इस परिपक्व इंसुलिन का प्रयोग हम रोगी में कर सकते हैं। बस यही है आपका आनुवंशिकता रूपांतरित इंसुलिन के बारे में, यानी एक हार्मोन जिसका प्रयोग हम चिकित्सा में करते हैं वो हमें जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस प्रकार से मिलता है, ठीक। बस कंप्लीट आपको ये चीज़ें बता दी गई। तो अब आप इसमें हरी डाल के लिखेंगे, सबसे पहले आप हरी डालेंगे चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, और लिखेंगे कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक की विभिन्न विधियों ने स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति प्रभाव डाला है, क्योंकि इनसे उत्पन्न सुरक्षित व अधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है, तथा इन औषधियों का कोई भी अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने बताया था कि सुअर से जब हम निकालते थे इंसुलिन तो उससे लोगों में एलर्जी उत्पन्न होती थी, लेकिन इनसे कोई भी एलर्जी वगैरह नहीं होती। अगले लाइन से लिखेंगे वर्तमान में 30 चिकित्सीय औषधियों जिनका निर्माण पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा किया गया है, स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 12 भारत में भी स्वीकृत हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन, और इसमें लिखेंगे वयस्कों में होने वाला मधुमेह यानी डायबिटीज रोग का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। लिखेंगे मधुमेह रोगियों द्वारा लिए जाने वाला इंसुलिन जानवरों से प्राप्त होता है, जो कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति प्रतिक्रिया होने लगती है। अतः इन परेशानियों से बचने के लिए आनुवंशिकी अभियांत्रिकी द्वारा जीवाणुओं में कुछ ऐसे गुण का समावेश किया गया जिनसे प्रचुर मात्रा में इंसुलिन निर्माण किया जा सके। अगले लाइन से लिखेंगे इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं, श्रृंखला ए और बी, एक दूसरे से डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। लिखेंगे ए श्रृंखला में या ए श्रृंखला 21 अमीनो अम्ल से तथा बी श्रृंखला 30 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे कि ए श्रृंखला के एन छोर पर ग्लाइसिन व सी छोर पर एस्पेराजीन अमीनो अम्ल होता है। फिर लिखेंगे चेन बी के एन छोर पर फिनाइल एलेनिन व सी छोर पर थ्रेओनिन होता है। एक हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ए चेन के एन छोर पर ग्लाइसिन और सी छोर पर एस्पेराजीन अमीनो अम्ल होता है। बी चेन
के N छोर पर फिनाइलएलेनिन और C छोर पर थ्रेओनिन होता है। अगले लाइन से लिखेंगे, मानव सहित सभी स्तनधारियों में इंसुलिन प्रो हार्मोन के रूप में संश्लेषित होता है, जिसमें एक अतिरिक्त श्रृंखला C होता है। यह C श्रृंखला परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता, यानी इंसुलिन के परिपक्वन के समय यह हट जाता है। तो आगे लिखेंगे, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में इंसुलिन के निर्माण में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को परिपक्व रूप से कैसे तैयार किया जाए, यानी परिपक्व इंसुलिन का निर्माण कैसे किया जाए। अब आगे लिखेंगे कि 1983 में एली लिली नामक अमेरिकन कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो इंसुलिन के ए और बी श्रृंखला को बनाती थी। इन डीएनए अनुक्रमों को इकोलाई में प्रवेश कराकर, प्लाज्मिड के माध्यम से प्रवेश कराकर श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया तथा बाद में इन दोनों अलग अलग बने इंसुलिन की श्रृंखलाओं को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़कर परिपक्व इंसुलिन का निर्माण किया गया। बस ये था आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब इसके बाद आता है दूसरा, जीन चिकित्सा, यानी बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा के क्षेत्र में दूसरा प्रयोग जो कि किया जाता है जीन चिकित्सा यानी जेनेटिक या जीन थेरेपी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी। जीन चिकित्सा, तो जीन चिकित्सा में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो जीन की गड़बड़ी के कारण होते हैं। आपको पता है कि शरीर की समस्त प्रोटीन, एंजाइम, इन सभी का जो बनना है, इनका संश्लेषण होना है, इनका नियंत्रण जीन करती हैं, हमारे डीएनए में उपस्थित जीन। कभी कभी कुछ मनुष्यों में इन जीन में गड़बड़ी हो जाने की वजह से वो प्रोटीन नहीं बन पाता, वो एंजाइम नहीं बन पाता जो शरीर के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम या तो उस मनुष्य के चाइल्डहुड फेज में, यानी जब वो बाल्यावस्था में होता है, तब उसकी कोशिकाओं में हम सामान्य जीन को प्रवेश कराकर वो रोग हम दूर कर सकते हैं, या फिर हम उसके भ्रूण में उस सामान्य जीन को स्थानांतरित करके उसे ठीक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा रोग जो जीन की गड़बड़ी से होता है, उसमें हम क्या करेंगे, उस गड़बड़ जीन को हम साइलेंट कर देंगे और उसके स्थान पर हम सामान्य जीन को स्थानांतरित करके उस रोग का उपचार कर सकते हैं। यही जीन चिकित्सा कहलाती है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें एक आवश्यक एंजाइम का बनना है, उस आवश्यक एंजाइम को बनाने वाला जीन गड़बड़ है, तो हम क्या करते हैं कि बाहर से उस एंजाइम को बनाने वाले सामान्य जीन को उस व्यक्ति में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे उस व्यक्ति के शरीर में वो आवश्यक एंजाइम बनने लगता है। तो इससे हम उस रोग से उसे मुक्त कर सकते हैं। तो यही कहलाता है जीन चिकित्सा, जब हम किसी भी रोग को जीन थेरेपी से ठीक करते हैं। तो सबसे पहले इसका पहल किया गया था 1990 में। वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय बच्ची में सबसे पहले जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया। ये बच्ची एक रोग से पीड़ित थी, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर था कह सकते हैं, जिनमें एक एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो रहा था। उस एंजाइम का नाम है ADA, यानी एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी थी। ठीक है, वर्ष 1990 में सबसे पहला जीन चिकित्सा एक 4 वर्षीय बच्ची पर किया गया, जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी थी। अब ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज है, ये एक एंजाइम है जो कि
प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अति आवश्यक है, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अति आवश्यक है। इस एंजाइम की कमी से एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं SCID, स्किड, यानी सीवायर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इस रोग में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर पड़ जाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। एक 4 वर्षीय बच्ची जिसमें ADA डिफिशियंसी था, यानी उसके शरीर में एडेनोसिन डीएमिनेज नहीं बन रहा था। उसका कारण ये था कि उसको बनाने वाली जीन गड़बड़ थी उस बच्ची में। अब ये एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अति आवश्यक है और इसकी कमी से SCID यानी सेवायर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी रोग हो जाता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। अब चूंकि ये क्या है, एडेनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है और एंजाइम आपको पता है कि प्रकृति में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और आपको पता है कि किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए DNA पर क्या होता है, उसका जीन होता है। अब इस बच्ची के उस जीन में ही गड़बड़ी थी जो ADA का संश्लेषण करता था। अब हमको इसको ठीक करना है कि हम क्या करें कि इस बच्ची के अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज की पूर्ति हो जाए। इसके दो तरीके थे। एक था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा तरीका था एंजाइम पुनर्स्थापन चिकित्सा, यानी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दो तरीके थे कि इस बच्ची में ADA की कमी को दूर किया जाए। इसमें पहला जो तरीका है अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, इसमें हम क्या करते हैं कि बोन मैरो में बनने वाला जो लिम्फोसाइट है, 2 प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। इसमें से हम उस बच्ची के बोन मैरो से T लिम्फोसाइट को निकालते हैं, T लिम्फोसाइट कोशिका को निकालते हैं और उसे संवर्धित यानी कल्चर माध्यम में ग्रो कराया जाता है। T लिम्फोसाइट कोशिका को निकालकर संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराया जाता है। अब हम क्या करेंगे कि उस T लिम्फोसाइट में जो सामान्य जीन है जो ADA का संश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है, उस जीन को हम इस T लिम्फोसाइट में वायरल वेक्टर यानी विषाणुवीय वाहक के द्वारा स्थानांतरित करते हैं। इस T सेल में सामान्य ADA जीन को विषाणुवीय वाहक यानी वायरल वेक्टर के माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। ध्यान देंगे कि जो मनुष्य में देखा जाए तो मनुष्य में कोई भी विजातीय अगर जीन है, विजातीय नहीं कहेंगे, कोई भी जीन है सामान्य जीन, उसको हम विषाणुवीय वाहक यानी वायरल वेक्टर की मदद से ही स्थानांतरित करते हैं। लेकिन ये जो वायरल वेक्टर है क्या है, वायरस है।
तो वायरस का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उस वायरस के संक्रामक अवस्था को निष्क्रिय कर देते हैं, यानी उस वायरस के जो संक्रामक अवस्था यानी जो रोग उत्पन्न करने की अवस्था उसको हम खत्म कर देते हैं, तब हम इसको वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं और इसमें उस एडीए जीन को लाइगेट कराकर टी सेल्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी ये टी सेल इस बच्ची से निकाला गया और इस टी सेल में हमने विषाणुवीय वाहक की मदद से एडीए सामान्य एडीए जीन उसमें ट्रांसफ़र करा दिया गया। अब इस टी सेल के पास क्या है? सामान्य एडीए जीन है। अब इस टी सेल को बच्ची के अस्थिमज्जा में वापस स्थानांतरित कर दिया गया और इस प्रकार से अब उसके शरीर में यानी इस बच्ची के शरीर में एडीए बनने लगेगा, क्योंकि एडीए वाले जीन का हमने टी सेल इस बच्ची के बोन मैरो में ट्रांसफ़र कर दिया, वापस स्थानांतरित कर दिया गया और अब रोगी के शरीर में एडीए एंजाइम का संश्लेषण होने लगा। ठीक है, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि एंजाइम पुनर्स्थापन चिकित्सा, यानी पहले से ही बना हुआ एडीए एंजाइम हम इसमें ट्रांसफ़र कर दें सुई के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से, यानी हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्रियात्मक एडीए एंजाइम को सुई के माध्यम से रोगी में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये दो तरीका था बच्ची में एडीए डिफिशियंसी को दूर करना। समझ में आया? ये जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी है जिसमें हमने क्या किया कि उस बच्ची के बोन मैरो से टी लिम्फोसाइट को बाहर निकाला और उस टी लिम्फोसाइट कोशिका में सामान्य एडीए जीन को वायरल वेक्टर के मदद से ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस टी सेल में वो एडीए बनाने वाला जीन उपस्थित है। अब इस टी सेल को हम वापस बच्ची के अस्थिमज्जा में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो अब उस बच्ची के अंदर सामान्य जीन वाला टी सेल पहुँच गया, अब उसके शरीर में सामान्य एडीए बनने लगेगा। ये तरीका था। दूसरा यही तरीका कि पहले से ही प्रिपेयर्ड एडीए एंजाइम को डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से हम रोगी के शरीर में स्थानांतरित करते रहें। दोनों प्रोसेस में समस्या ये थी कि ये दोनों ही स्थायी उपचार नहीं थे इस रोग के। इस रोग के स्थायी उपचार क्यों नहीं थे? क्योंकि अगर आप इस प्रक्रिया में देखें तो टी सेल क्या होती हैं? टी सेल इज नॉट इमॉर्टल, यानी ये अमर नहीं है। अमर नहीं है, क्या है ये? टी सेल मृत प्राय हैं, यानी इनकी कुछ लाइफ स्पैन होगी। टी सेल ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन तक इसके शरीर में जीवित रहेगा? 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। 6 महीने बाद ये टी सेल नष्ट हो जाएगा, तब इसके शरीर में फिर एडीए बनना बंद हो जाएगा ना। यानी ये स्थायी उपचार नहीं है इस रोग का। तो अब ये प्रॉब्लम थी इसमें, ये प्रॉब्लम थी कि टी सेल 6 महीने बाद मर जाएगा और फिर इसके शरीर में एडीए बनना बंद। फिर हम वापस लिम्फोसाइट से टी सेल को निकालें, अस्थिमज्जा से टी सेल्स को निकालें, फिर उसमें सामान्य एडीए जीन को प्रवेश कराएं, फिर बच्ची के अंदर स्थानांतरित करें। बार बार ये प्रोसेस हमें अपनाना पड़ता है। इसमें भी आप अगर देखें तो ये भी कितने समय तक ये एंजाइम उसके शरीर में रहेगा, इसके लिए भी समय अंतराल पर वापस एंजाइम देते रहना पड़ेगा। एक इंजेक्शन में जितना भी एंजाइम है वो कितना दिन तक काम करेगा, फिर वापस कुछ समय अंतराल पर उसे हम एंजाइम ट्रांसफ़र करते रहेंगे। तो ये दोनों की दोनों विधियां स्थायी उपचार नहीं है इस रोग की, क्योंकि दोनों में सेम प्रॉब्लम है कि कुछ समय के बाद फिर से हमें इन प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए स्थायी उपचार क्या होता है? इसके लिए स्थायी उपचार ये है कि सामान्य एडीए जीन को प्रारंभिक भ्रूणीय
अवस्था की कोशिका में स्थानांतरित किया जाए। समझ में आया? यानी हमें पहले से ये पता हो, आने वाली जो संतान है माता के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा होता है, माता के गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा होता है, हमें ये पहले से अगर पता है कि इस भ्रूण में ये जीन की गड़बड़ी होने की संभावना है, या हम पहले ही उसके भ्रूण से उन कोशिका को निकाल के डिटेक्ट करते हैं कि क्या इनमें जीन सब सामान्य है। हमें अगर पता चलता है कि इसके जीन में ये दोष है, इसके जीन में ये गड़बड़ी है, तो हम उसके प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में ही सामान्य जीन को अगर हम निवेशित करा दें, तो इनकी जो भ्रूणीय अवस्था की जो कोशिकाएं होती हैं वही विभाजित होकर शरीर की विभिन्न कोशिका बनाती हैं। तो इस प्रकार से हम उस रोग से पूर्ण रूप से, स्थायी रूप से उपचार कर सकते हैं। क्योंकि भ्रूणीय अवस्था की जो कोशिकाएं होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जो भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाएं होती हैं ब्लास्टोमियर्स, वही विभाजित होकर 3 स्तर बनाती हैं, वाय स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। तो ये तीनों स्तर ही पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। तो अगर उन कोशिकाओं में अगर हम ट्रांसफ़र कर दें जीन को, तो शरीर के समस्त कोशिकाओं में वो जीन पहुंच जाएगा। इस प्रकार से हम उस रोग को स्थायी रूप से उपचारित कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली क्योर्ड जो प्रोसेस है वो ये है कि हमें जो जीन होता है, जो जीन की गड़बड़ी है, उसे हमें प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में ही उपचारित करना होता है। बस ये था जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा के बारे में। जीन चिकित्सा के बारे में आपने जाना कि जीन चिकित्सा एक ऐसी विधि है, एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें हम किसी गड़बड़ जीन या दोषी जीन को सामान्य जीन से उपचारित करते हैं, जिसका सबसे पहला प्रयोग 1990 में 4 वर्ष की बच्ची में किया गया। उस बच्ची में एडीए की कमी थी। एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है जो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अति आवश्यक होता है, और इसकी कमी से एससीआईडी यानी सेवायर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी रोग हो जाता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अब इसको सही करने के लिए 2 तरीके थे जिनमें अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण अपनाया गया इस बच्ची में, और दूसरा एक तरीका एंजाइम पुनर्स्थापन चिकित्सा है, जिनमें अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण में हम क्या करते हैं कि टी लिम्फोसाइट उस बच्ची की कोशिका से निकालते हैं और उसे संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं, फिर उस टी सेल्स में सामान्य एडीए जीन को ट्रांसफर करते हैं, और फिर वायरल वेक्टर की मदद से ही उस एडीए जीन को टी सेल में ट्रांसफर किया जाता है। फिर इस टी सेल को बच्ची के अस्थिमज्जा में वापस भेज दिया जाता है और उस बच्ची के अंदर अब एडीए बनने लगता है। लेकिन इस प्रोसेस में समस्या ये है कि टी सेल्स की कुछ लाइफ स्पैन होती है, ये अमर तो होती नहीं कि जब तक जीवन है तब तक ये चलेंगी, तो कभी ना कभी तो मर जाती हैं। इस वजह से ये साइकिल फिर से रिपीट करना पड़ता है, समय अंतराल में ये बार बार कराई जाती हैं, तो जीवन पर्यंत ये कराना पड़ता है। इसमें भी यही दिक्कत थी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में। इसमें एडीए जो पहले से बना एडीए है उसे सुई के माध्यम से बच्ची में दिया जाता था। इसमें भी प्रॉब्लम यही थी कि बार बार इसे समय अंतराल पर वापस देना पड़ता था। तो इन दोनों के अलावा हम अगर स्थायी उपचार देखें तो स्थायी उपचार ये होता है कि सामान्य एडीए जीन को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में हम स्थानांतरित कर दें। तो प्रारंभिक भ्रूणीय कोशिका में जब हम स्थानांतरित करते सामान्य जीन को, तो जीवन पर्यंत हमें फिर से कोई उपचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी सभी कोशिकाओं में वो सामान्य जीन पहुंच जाता है और फिर उस जीन से उस एंजाइम का संश्लेषण होने लगता है। यही है जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी। अब आप इसके बारे में लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे जीन चिकित्सा, लिखेंगे जीन चिकित्सा में उन विधियों का उपयोग लेते हैं जिनमें किसी बच्चे या भ्रूण के चिन्हित किए गए दोषी जीन का उपचार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में स्थानांतरित कराया जाता है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्य को संपन्न करती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि जीन चिकित्सा का सबसे पहल सन 1990 में एक 4 वर्षीय बच्ची में एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। आगे लिखेंगे एडेनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है जो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अति आवश्यक है। इस एंजाइम की कमी से एससीआईडी यानी सेवायर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी रोग हो जाता है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। यह रोग जीन की गड़बड़ी के कारण होता है जो इस एंजाइम को बनाता है। लिखेंगे इसके उपचार हेतु 2 तरीके हैं। आप पहला ऐसे 2 कॉलम बना लेंगे, एक अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण, दूसरा एंजाइम पुनर्स्थापन चिकित्सा। इसमें लिखेंगे अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण में पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें टी लिम्फोसाइट कोशिका को शरीर से
बाहर निकाला जाता है और उसे संवर्धन किया जाता है। फिर अगले लाइन से लिखेंगे कि इस टी लिम्फोसाइट में सामान्य एडीए जीन को विषाणुवीय वाहक यानी वायरल वेक्टर के माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। फिर अगले लाइन से लिखेंगे अब इस टी सेल को बच्ची के अस्थि में वापस स्थानांतरित कर दिया जाता है और इससे अब रोगी के शरीर में एडीए एंजाइम का संश्लेषण होने लगता है। दूसरा इसमें लिखेंगे एंजाइम पुनर्स्थापन चिकित्सा में कि इस प्रक्रिया में क्रियात्मक एडीए एंजाइम को सुई के माध्यम से रोगी में स्थानांतरित कर सकते हैं। फिर अगली लाइन से लिखेंगे लेकिन दोनों ही प्रक्रियाओं में यह समस्या थी कि ये कोशिकाएं मृत पाए होती हैं यानी अमर नहीं होती, अतः यह रोग को ठीक पूर्णतया यानी अस्थायी रूप से ठीक नहीं कर सकती। अतः इन प्रक्रियाओं को रोगी में जीवन पर्यंत एक निश्चित समय अंतराल पर दोबारा कराया जाना चाहिए या कराया जाना होगा। अगले लाइन से स्टार बना के लिखेंगे कि पूर्णतया स्थायी उपचार के लिए सामान्य अस्थिमज्जा कोशिका से एडीए जीन को निष्कासित करके उसे प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था वाली कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। यही तरीका है इस रोग को पूर्णतया उपचारित करने का। बस ये था भाग 3 का टॉपिक जिसमें आपने पढ़ा आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन के बारे में, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग पढ़ा। इसमें 2 पढ़े, आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन के बारे में, दूसरा जीन चिकित्सा के बारे में। बस इसके आगे जो भी पार्ट होगा, जो भी टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। तब तक आप जो इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हैं इनको आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि प्रो इंसुलिन हार्मोन यानी इंसुलिन के प्रो हार्मोन अवस्था में कुल कितनी श्रृंखलाएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन परिपक्व इंसुलिन की संरचना में कितनी श्रृंखलाएं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन श्रृंखला ए और श्रृंखला बी में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन श्रृंखला ए और श्रृंखला बी इंसुलिन की श्रृंखला ए और श्रृंखला बी आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनर्योगज डीएनए तकनीक के माध्यम से इंसुलिन के निर्माण के लिए कौन से जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एडीए एंजाइम की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। बस इतने क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।